चलिए आज विज्ञान के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमारे चारों ओर है, पर हम शायद ही उस पर ध्यान देते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। तो कुछ आसान से नोट्स के जरिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, ये जो हाथ से लिखे नोट्स है ना, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। ये एक तरह से हमारे आसपास की दुनिया का नक्शा है। ये हमें बताते हैं कि जो फोन हमारे हाथ में है या हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, सब कुछ आखिर बना किस चीज से है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की दुनिया में जाएं, ये समझना जरूरी है कि भाई ये पदार्थ या मैटर होता क्या है। इसकी परिभाषा ना बहुत सीधी साधी है। कोई भी चीज, कोई भी जो थोड़ी जगह घेरती हो और जिसमें कुछ वजन हो, बस वही पदार्थ है। जैसे सामने रखी टेबल, गिलास का पानी, अरे हवा भी, ये सब पदार्थ ही तो है। हाँ, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। पता है, पदार्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये अलग अलग रूप बदलता है, और इन्हीं रूपों को हम इसकी अवस्थाएं या स्टेट्स कहते हैं। देखा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये तो हम सब जानते हैं, पर इनके अलावा 2 और भी हैं, थोड़ी रहस्यमयी: प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। खैर, आज हम इन पहली 3 मेन अवस्थाओं की दुनिया में चलेंगे। तो चलो, सबसे पहली अवस्था को पकड़ते हैं, ठोस यानी सॉलिड। ये पदार्थ का सबसे, कह सकते हैं, जमा हुआ सबसे कठोर रूप है। अब देखिए, ठोस की 2 सबसे बड़ी पहचान है। पहली, इसका आकार फिक्स्ड होता है, और दूसरी, इसका आयतन, मतलब ये जितनी जगह घेरता है वो भी फिक्स्ड होता है। सोचिए, एक पत्थर, उसे कहीं भी रख दो, क्या वो अपना आकार बदलता है? नहीं ना। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा समझिए कि ठोस के जो अणु होते हैं ना, वो पक्के दोस्त हैं जो एक दूसरे का हाथ बहुत कसकर पकड़े हुए हैं। इनके बीच का बॉन्ड इतना मजबूत है कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, और बस इसीलिए ठोस अपना आकार बनाए रखता है। इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। लोहा हो, लकड़ी हो या पत्थर, ये सभी अपनी जगह पर टिके रहते हैं, अपना आकार बदलते नहीं। चलिए अब अगली अवस्था पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बदलती है। अब बात करते हैं द्रवों की, यानी लिक्विड्स की, मतलब पदार्थ का वो रूप जो बह सकता है। यहाँ ठोस से जो सबसे बड़ा फर्क है वो सामने आता है। द्रव का अपना कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता, उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। हाँ, पर एक चीज है, उसका आयतन फिक्स्ड रहता है। मतलब 1 लीटर पानी चाहे जग में हो या बोतल में, रहेगा तो 1 लीटर ही। तो ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव के अणु जो हैं वो थोड़े, कह लीजिए, कैजुअल दोस्त हैं। वो एक दूसरे के पास तो रहते हैं, पर हाथ कसकर नहीं पकड़ते। उनके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और यही वजह है कि द्रव बहता है। रोज की जिंदगी में इसके उदाहरण तो भरे पड़े हैं। पानी, दूध, तेल, ये सब द्रव हैं जो जिस बर्तन में जाते हैं उसी के हो जाते हैं। और अब आते हैं पदार्थ की तीसरी और सबसे आजाद अवस्था पर, गैस। ये पदार्थ का सबसे ज्यादा फैला हुआ रूप है। गैस के मामले में तो न आकार फिक्स्ड है, न आयतन, कुछ भी फिक्स नहीं। ये जिस भी डिब्बे या कमरे में होती है उसे पूरी तरह से भर देती है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और इसका कारण, अरे गैस के अणु तो बिल्कुल फ्री हैं। उनके बीच तो कोई दोस्ती यारी, कोई बंधन है ही नहीं। वो बस ऊर्जा से भरे हुए हैं और जितनी जगह मिलती है उतनी दूर तक फैल जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। इसके उदाहरण भी हर जगह हैं। हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जहां भी जाती हैं पूरी जगह घेर लेती हैं। तो हमने तीनों अवस्थाओं को अलग अलग तो समझ लिया। अब टाइम है इन सब को एक साथ रखने का, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं। यहाँ सब कुछ एक नज़र में साफ है। देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं, गैस में दोनों अनिश्चित हैं, और द्रव, वो इन दोनों के बीच में है, आकार अनिश्चित पर आयतन निश्चित। लेकिन इन सब का असली राज, असली वजह छिपी है अणुओं के बीच की दूरी में। ठोस में अणु एकदम चिपके हुए, द्रव में थोड़ी दूर, और गैस में तो बहुत ही दूर। बस यही एक सिंपल सा नियम इन तीनों अवस्थाओं को डिफाइन करता है। तो हमने ठोस, द्रव और गैस को अच्छे से समझ लिया, लेकिन ये बात एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। याद है,
हमने शुरू में 2 और अवस्थाओं का जिक्र किया था, प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आखिर वो क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पदार्थ की दुनिया में और भी गहराई में जाने के लिए मजबूर करता है। कभी सोचा है कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं या जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये सब एक ही चीज यानी मैटर से बने हैं, फिर भी इतने अलग अलग क्यों हैं? तो आज हम मैटर की इन्हीं 3 बेसिक स्टेट्स के पीछे की साइंस को समझेंगे। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो शायद किसी स्टूडेंट के नोट्स जैसा लग रहा हो, लेकिन इन सिंपल हाथ से लिखे शब्दों में हमारे यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक का सार छुपा है। आज हम इसी चार्ट को डिकोड करेंगे और इसके पीछे के विज्ञान को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारे 3 मेन प्लेयर से जो इस पूरी कहानी के हीरो हैं। सबसे पहले हैं हमारे सॉलिड यानी ठोस। इसके बारे में सोचें तो एक पत्थर या मेज का ख्याल आता है, मतलब कुछ ऐसा जो एकदम मजबूत है, स्टेबल है और अपनी जगह पर टिका हुआ है। इसके बाद आता है लिक्विड यानी द्रव। यह बहता है, अपना आकार बदलता है। सोचिए एक ग्लास में पानी के बारे में, वो उस ग्लास का ही शेप ले लेता है ना? और आखिर में हमारे पास है गैस। ये तो बिल्कुल आज़ाद है, जितनी भी जगह मिले उसे भर देती है। अक्सर दिखती नहीं लेकिन हमेशा मौजूद रहती है, ठीक हमारे चारों ओर की हवा की तरह। अच्छा, तो अब हम इन तीनों से मिल चुके हैं, तो चलिए इनकी पहली प्रॉपर्टीज की तुलना करते हैं, यानी इनका आकार या शेप और ये कितनी जगह घेरते हैं, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि हमारे सोर्स चार्ट में साफ साफ लिखा है, सॉलिड का आकार एकदम फिक्स होता है। एक पत्थर अपना आकार नहीं बदलता, लेकिन लिक्विड और गैस, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। वे जिस भी बर्तन या कंटेनर में डाले जाते हैं उसी के हो जाते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, और यहां एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। सॉलिड और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब 1 लीटर पानी चाहे बॉटल में हो या कटोरे में, वो रहेगा तो 1 लीटर ही। लेकिन गैस का वॉल्यूम वो फिक्स नहीं होता, वो तो खुद को तब तक फैलाती है जब तक पूरी जगह भर ना जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे अंतर आखिर आते कहां से हैं? जवाब जानने के लिए हमें जूम इन करना होगा, बहुत ज्यादा जूम इन, इनके पार्टिकल्स की दुनिया में। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह है। हमारे सोर्स चार्ट के हिसाब से सॉलिड्स में ये स्पेस सबसे कम होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए तो वो इतने कठोर होते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच थोड़ी ज्यादा जगह होती है, बस इतनी कि वो एक दूसरे पर फिसल सकें और बह सकें। और गैसों में, अरे उनमें तो स्पेस ही स्पेस है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इसीलिए वे इतनी आसानी से फैल जाते हैं। अब ये सब कुछ असल में एनर्जी का खेल है। पार्टिकल्स की एनर्जी ही ये तय करती है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस। चलिए 2 तरह की एनर्जी को समझते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। इसका सीधा सा मतलब है मोशन की एनर्जी। बस एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, पार्टिकल्स जितने तेज चलेंगे एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। लिक्विड्स में वे एक दूसरे पर फिसलते हैं तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। और गैसों में पार्टिकल्स पूरी आजादी से बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं, तो जाहिर है उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। इसे ऐसे समझिए कि ये पार्टिकल्स को एक साथ बांध कर रखने वाला गोंद या ग्लू है। ये बंधन जितना मजबूत होगा उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। और यहां पर चीजें मजेदार हो जाती हैं। देखिए, सॉलिड्स में सबसे मजबूत बॉन्ड्स होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड्स में बॉन्ड्स थोड़े कमजोर होते हैं तो एनर्जी मीडियम होती है। और गैसों में पार्टिकल्स तो लगभग आजाद ही हैं, इसलिए उनके बीच के बॉन्ड्स सबसे कमजोर होते हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है ना? काइनेटिक एनर्जी से बिल्कुल उल्टा। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं, द बिग पिक्चर। ये टेबल उन्हीं हाथ से लिखे नोट्स का एक साफ सुथरा पॉलिश्ड वर्जन है, और ये कितने शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे पार्टिकल्स के बीच की जगह और उनकी एनर्जी ही ये तय करते हैं कि हम मैटर को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उसका शेप, उसका वॉल्यूम और उसका बिहेवियर। तो हमने देखा कि मैटर की स्टेट उसकी एनर्जी पर निर्भर करती है। सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड, लिक्विड को और गर्म करो तो गैस।
तो एक अहम सवाल ये है कि अगर गैस में और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी डाल दी जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की और भी गहरी परतों को खोलता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना? कभी सोचा है कि फ्रीजर से निकाली हुई बर्फ कमरे में आकर पानी क्यों बन जाती है, और फिर उसी पानी को गैस पर चढ़ाओ तो वो भाप बनकर उड़ क्यों जाता है? चलिए आज हम इन विज्ञान के नोट्स की मदद से पदार्थ के इसी कमाल के सफर को समझते हैं, यानी ठोस से तरल और फिर गैस तक का सफर। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि एक ही चीज, मान लीजिए पानी, 3 अलग-अलग शक्लों में कैसे रह सकती है? कभी वो ठोस बर्फ है, कभी पीने वाला पानी और कभी उड़ जाने वाली भाप। आखिर इन तीनों के पीछे का राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो सफर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, वो बदलाव जो हम लगभग रोज ही देखते हैं, यानी किसी ठोस चीज का तरल में बदल जाना। फ्रिज से निकली बर्फ का पिघलना इसका सबसे बढ़िया और आम उदाहरण है। अब देखिए, विज्ञान की भाषा में इस प्रोसेस को गलन या मेल्टिंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई ठोस चीज पिघलकर द्रव बन जाती है तो उसे गलन कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। और ये जानकारी सीधे इन हाथ से लिखे हुए नोट से ली गई है, जहां गलन को बहुत साफ साफ समझाया गया है। वह क्रिया जिसमें कोई ठोस वस्तु द्रव में बदलती है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोई भी ठोस किसी भी तापमान पर पिघल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर ठोस का एक खास तापमान होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिस पर वो पिघलना शुरू करता है, और उसी तापमान को गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। हमारे ये नोट्स भी इसी बात को कंफर्म करते हैं। देखिए, गलनांक को कैसे परिभाषित किया गया है? वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में बदलती है। मतलब ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सटीक, नापा जा सकने वाला पॉइंट है। तो ठीक है, हमारा पदार्थ अब ठोस से तरल तो बन चुका है। अब देखते हैं कि इस सफर का अगला पड़ाव क्या है। अब बारी है तरल से गैस बनने की प्रक्रिया को समझने की। तरल से गैस में बदलने का जो ये प्रोसेस है ना, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये तब होता है जब कोई भी लिक्विड गैस में बदल जाता है, जैसे चाय की केतली में उबलता हुआ पानी भाप बन जाता है। इसके 2 बड़े अच्छे उदाहरण हैं। एक तो पानी का उबलकर भाप बनना, जो हम सबने देखा है, और दूसरा, कभी ध्यान दिया है कि पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दें तो वो अपने आप कैसे गायब हो जाता है? जी हाँ, वो भी वाष्पीकरण ही है। जैसा कि हमारे सोर्स नोट्स में भी लिखा हुआ है, वाष्पीकरण के उदाहरण हैं पानी को भाप बनाना और पेट्रोल का उड़ना। अब देखिए, ठीक जैसे ठोस के पिघलने का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे ही तरल के उबलकर गैस बनने का भी एक खास तापमान होता है। इसे हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर 2 जरूरी तापमान हमें याद रखने हैं। पहला है गलनांक, वो टेम्परेचर जहां ठोस तरल बनता है, और दूसरा है क्वथनांक, वो टेम्परेचर जहां तरल गैस में बदल जाता है। बस ये 2 पड़ाव ही पदार्थ की अवस्था बदलने की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो हमने गलनांक और क्वथनांक दोनों को समझ लिया, लेकिन इन सारे बदलावों के पीछे असली हीरो कौन है? वो कौन सी एक चीज है जो ये सब करवा रही है? इसका सिर्फ एक जवाब है, तापमान। जी हाँ, टेम्परेचर ही वो चाबी है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का ताला खोलती है। सारा खेल इसी का है। और अब आखिर में एक सवाल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पदार्थ की अवस्था बदलते हुए और कहाँ-कहाँ देखी जा सकती है? अगली बार जब चॉकलेट हाथ में पिघले या केतली में पानी उबले, तो उसके पीछे के इस विज्ञान के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि एक गर्म दिन में ठंडे पानी के ग्लास के बाहर वो पानी की बूंदें आखिर आती कहाँ से हैं? या सर्दियों में हमारी सांस धुएं जैसी क्यों दिखती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। और आज हम पदार्थ यानी मैटर के इन्हीं बदलावों के पीछे छिपे कुछ राज खोलने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ अपना रूप बदलता कैसे है। फिर हम कंडेंसेशन और फ्रीजिंग को देखेंगे, जो काफी कॉमन है। उसके बाद सब्लिमेशन और डिपोजिशन की थोड़ी अनोखी दुनिया में चलेंगे, और आखिर में इन सबको एक साथ रखकर पूरी पिक्चर को समझेंगे। और हमारी आज की सारी जानकारी का आधार हैं ये हाथ से लिखे हुए साइंस के नोट्स। तो चलिए देखते हैं कि इन पन्नों में हमारे लिए क्या क्या दिलचस्प बातें छिपी हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मैटर के ट्रांसफॉर्मेशंस। हम उन अदृश्य बदलावों को समझने जा रहे हैं जो हर पल हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पदार्थ कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और फिर वापस। यह साइकिल लगातार नॉन स्टॉप चलता रहता है। ये हमारे यूनिवर्स के सबसे बेसिक नियमों में से एक है। अब बात करते हैं उन दो प्रोसेसेस की जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में प्रायः देखते हैं, खासकर पानी के मामले में, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। तो ये संघनन या कंडेंसेशन आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो प्रोसेस है जब कोई गैस, जैसे हवा में मौजूद पानी की भाप, ठंडी होकर वापस लिक्विड यानी तरल बन जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो ठंडे पानी की बोतल। बोतल की सतह ठंडी होती है ना? तो जब हवा की नमी उससे टकराती है तो वो ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। अरे, जो बारिश होती है वो भी तो इसी प्रोसेस का एक बहुत बड़ा रूप है। कंडेंसेशन के बाद आता है हिमांक, जिसे हम बहुत ही आम भाषा में जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जब कोई लिक्विड चीज इतनी ठंडी हो जाती है कि वो सॉलिड यानी ठोस बन जाए। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं, पानी का बर्फ बनना। जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाता है और पानी के मॉलिक्यूल्स एक जगह जम जाते हैं और बन जाती है बर्फ। पानी का जमना और भाप बनना, ये सब तो ठीक है, काफी कॉमन है। पर क्या होता है जब कोई चीज बीच की लिक्विड स्टेट को, मतलब पूरी तरह से स्किप कर जाए? बस यहीं पर सब्लिमेशन और डिपोजिशन जैसी मजेदार प्रक्रियाएं सामने आती हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन साइंस का एक मैजिक ट्रिक जैसा है। जरा सोचिए, कोई ठोस चीज पिघले बिना ही सीधे हवा में गायब हो जाए। बस यही है सब्लिमेशन, जहां सॉलिड सीधे गैस बन जाता है। इन नोट्स में इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कपूर। पूजा में जब उसे जलाते हैं तो वो पिघलता नहीं, सीधे धुएं में बदल जाता है। या फिर कपड़ों में रखने वाली नैफ्थलीन की गोलियां, जो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं बिना कोई गीला निशान छोड़े। और हाँ, ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कमरे के तापमान पर सीधे गैस बन जाती है, जिससे वो फिल्मों वाला डरावना धुएं का इफेक्ट आता है। अच्छा, अगर सॉलिड सीधे गैस बन सकता है तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब गैस सीधे सॉलिड बन जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसी प्रोसेस को हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त कुदरती एग्जाम्पल है ओलों का बनना। जब तूफानी बादलों में पानी की भाप बहुत तेजी से ठंडी होती है तो उसे लिक्विड बनने का मौका ही नहीं मिलता और वो सीधे बर्फ के ठोस गोलों यानी ओलों में जम जाती है। तो इन दोनों को एक साथ देखें तो सब्लिमेशन है सॉलिड से सीधा गैस और डिपोजिशन है गैस से सीधा सॉलिड। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के एकदम उलट। तो हमने ये 4 अलग अलग प्रोसेस देख लिए। चलिए अब एक बार इन सब को एक साथ रखकर पूरी सूरत को समझते हैं। आइए एक फटाफट रिकैप करते हैं। कंडेंसेशन यानी संघनन, गैस से लिक्विड; फ्रीजिंग यानी हिमांक, लिक्विड से सॉलिड; सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, सॉलिड से सीधा गैस; और डिपोजिशन यानी निक्षेपण, गैस से सीधा सॉलिड। ये चार्ट इन सबको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो अगली बार जब अपनी खिड़की पर ओस की बूंदें दिखें या किसी गर्म चीज से भाप उठती दिखे तो एक पल रुककर सोचिएगा, साइंस के ये अदृश्य बदलाव हर जगह, हर पल हो रहे हैं। नमस्ते। चलिए आज विज्ञान की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। हम सब ने देखा है कि कैसे पानी जो बहता है वही जमकर पत्थर जैसा सख्त बर्फ बन जाता है और वही उबलकर भाप बनके हवा में गायब हो जाता है। तो ये सब होता कैसे है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। पानी, बर्फ और भाप, हम सब इन्हें रोज देखते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि एक ही चीज यानी पानी इतने अलग अलग रूपों में कैसे हो सकता है? मतलब है तो सब H2O ही, तो फिर ये फर्क क्यों? बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि कोई भी पदार्थ, मतलब मैटर, हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। वो बदलता है और उसका रूप इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। आमतौर पर मैटर की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठोस यानी सॉलिड, जैसे बर्फ,
द्रव यानी लिक्विड जैसे पानी और गैस जैसा कि भाप। और देखिए, मजेदार बात यह है कि ये तीनों अवस्थाएं आपस में बदल सकती हैं, मतलब एक से दूसरे में जाना मुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। चलिए एक साइंटिफिक रोडमैप पर नजर डालते हैं जो हमें इन बदलावों का पूरा साइकिल समझाता है। ये जो चित्र अभी दिख रहा है, हो सकता है देखने में थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये हमारा गाइड है। ये उन सभी प्रोसेसेस को एक ही जगह पर दिखाता है जिनसे गुजरकर कोई भी पदार्थ अपना रूप बदलता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है गलन या मेल्टिंग। ये तो हम सब जानते हैं, है ना। जब किसी ठोस चीज को, जैसे बर्फ को, गर्मी दी जाती है तो वो पिघलकर द्रव यानी लिक्विड बन जाता है। बर्फ का पिघलकर पानी बनना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दें तो वो कहलाता है हिमांक यानी फ्रीजिंग। जब किसी लिक्विड में से गर्मी निकाल ली जाती है यानी उसे ठंडा किया जाता है तो वो ठोस बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पानी को फ्रीजर में रखकर बर्फ जमाते हैं। अब इस साइकिल में आगे बढ़ते हैं वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन की तरफ। जब हम पानी जैसे किसी लिक्विड को और ज्यादा गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है और गैस यानी भाप में बदल जाता है। इसका ठीक उल्टा होता है संघनन या कंडेंसेशन। जब भाप जैसी कोई गैस किसी ठंडी सतह से टकराती है तो वो वापस लिक्विड में बदल जाती है। ठंडे पानी के ग्लास के बाहर जो पानी की बूंदें आ जाती हैं ना, वो इसी कंडेंसेशन का नतीजा हैं। अब एक बहुत ही खास प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसमें कोई सॉलिड लिक्विड बने बिना, मतलब बीच वाली स्टेट को स्किप करके सीधे गैस बन जाता है। जैसे कपूर, उसे जलाते नहीं, बस रख देते हैं तो वो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। यही सब्लिमेशन है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। इन सभी बदलावों के पीछे की असल ताकत क्या है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, तापमान। तापमान को नापने के कई अलग अलग पैमाने हैं। हम सेल्सियस के बारे में तो जानते ही हैं, पर साइंस की दुनिया में केल्विन स्केल का बहुत इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है, सेल्सियस में दिए गए टेम्परेचर को केल्विन में बदलना। और अच्छी बात यह है कि इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आपको जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है उसमें बस 273 जोड़ दीजिए, बस आपको जवाब केल्विन में मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो पहला स्टेप, फॉर्मूले में सेल्सियस की जगह 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा K = 5 + 273। दूसरा स्टेप, इन दोनों को जोड़ देंगे और लीजिए हमारा जवाब आ गया 278 केल्विन। है ना एकदम सीधा साधा। अच्छा, अब एक और स्केल की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है, फ़ारेनहाइट। डॉक्टर अक्सर इसी में बुखार नापते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना थोड़ा सा अलग है, पर घबराने की कोई बात नहीं। इसके लिए फॉर्मूला है C/5 = F-32/9। हाँ, ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग दिखता है, पर चलिए इसे भी मिलके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फॉर्मूले में C की जगह 10 रख देंगे। 10 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 2। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया 2 = F-32/9। अब F को निकालने के लिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 18, और फिर इस 18 में 30 जोड़ देंगे। बस हमारा आखिरी जवाब है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सवाल ये है कि हमने ये सब क्यों सीखा? क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। पदार्थ की अवस्थाओं और तापमान को समझना मतलब हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, ये समझना। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। पदार्थ की 3 मेन स्टेट्स हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्थाएं तापमान बदलने पर बदलती हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग और वेपराइजेशन जैसी प्रक्रियाएं बताती हैं कि ये बदलाव कैसे होते हैं। और तापमान को नापने के लिए हमारे पास सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जैसे पैमाने हैं, जिन्हें सिंपल फॉर्मूलों से बदला जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल, मौसम की रिपोर्ट से लेकर किचन में खाना बनाने तक विज्ञान की ये नियम हर जगह हमारे साथ हैं। तो अगली बार जब आप पानी उबालें या फ्रिज में बर्फ जमाएं तो इसके पीछे की साइंस के बारे में जरूर सोचिएगा और कहां-कहां पर हमें विज्ञान के ये नियम काम करते हुए दिखते हैं।